हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जीएस यादव। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आराम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। उसमें हमने कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसी कैसी इक्वेशन दे रखी है, पैरेलल है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग की है, ठीक है, ये या फिर इंसिडेंट की है। ये सब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले वीडियो में ये सारे टॉपिक क्लियर कर दिए, बेसिक इसका पूरा क्लियर कर दिया। आज हम चलेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये वाला पार्ट आज हम देखेंगे। इसमें दो मेथड हमारे लिए टॉपिक में सिलेबस में दे रखे हैं। टॉपिक में तो ज्यादा है, लेकिन सिलेबस में जो हमारे है वो दो ही कवर है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इन दोनों मेथड को ब्रीफली लेके चलेंगे, डीपली इनके बारे में बताऊंगा कैसे यूज करना है। इनसे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ताकि क्लैरिटी आएगी। तो पहला मेथड लेके चलते हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड से क्लियर करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। किसी की कुछ वैल्यू या किसी का कोई कुछ नाम है, उस नाम को किसी और नाम से सब्स्टिट्यूट करना, उस नाम से रिप्लेस कर देना, ठीक है। इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट इसको समझेंगे क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में। एग्जांपल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे ही अप्लाई करना। सोल्व द, एक एग्जांपल है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कौन कौन से पेयर दे रखे हैं? दो इक्वेशन दे रखी है, 5x 7x plus 15y is equal to 2। ये 15 है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखी है x plus 2y is equal to 3, ठीक है। ये दो पेयर ऑफ क्या दे रखी है? लीनियर इक्वेशन, एक टू वेरिएबल दे रखी है, ठीक। इसको कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको कर देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये दोनों हमें दे रखे हैं, हमें इनका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन का क्या मतलब है? मींस x और y की वेरिएबल जो वैल्यू है वो निकालनी है। x और y दो वेरिएबल है ना, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया होगा यहां तक? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे एप्लीकेबल है? तो देखो, हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हम यहां से कोई भी एक इक्वेशन को लेंगे, उसमें से या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू की टर्म्स में निकालेंगे, इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और वो वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब देखो कैसे। हम इक्वेशन लेते हैं, अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x plus 2y is equal to 3, ये गिवन है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, x is equal to 3 minus 2y, थर्ड इक्वेशन होगी। क्या किया हमने? x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली, ठीक है। x की वैल्यू y के टर्म्स में कैसे निकाली? यहां पे x plus 2y is equal to 3 दे रखा था, हमने क्या किया, ये 2y को इक्वल टू के उस तरफ भेज दिया, राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो x is equal to 3 minus 2 है। क्लियर आ गया? ऐसे ही y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y की निकाल लेते, ठीक है। क्लियर आ गया? अब करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जो x की वैल्यू है, जो हमने थर्ड इक्वेशन में निकाली, उसको क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसकी वैल्यू को। तो ठीक, देखो x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, -15y इज इक्वल टू 2। क्लियर? 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 से 21, 7 2 से 14, -15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? तो देखो, कांस्टेंट जो भी टर्म्स है वो एक तरफ लेंगे, और जो सेम वेरिएबल की टर्म है उनको एक तरफ लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -29y इज इक्वल टू 2 - 21, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? तो देखो, -29y इज इक्वल टू -19, माइनस टू माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 19/29। क्लियर हो गया होगा? ये यहां से हमने देखो y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब y की वैल्यू निकाल ली तो एक और वेरिएबल है x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। जो थर्ड इक्वेशन निकाली थी, इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखो x इज इक्वल टू 3 - 2 × 19/29, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा सबको? ठीक है।
अब देखो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 38/29। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो यहां से एलसीएम लेंगे अगर 29, तो 29 को अगर अपन इसके नीचे 29 नहीं एलसीएम लिया तो इससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 माइनस 38। ठीक है। अब 87 में से 38 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 49/29। तो x की वैल्यू क्या आ गई 49/29। ठीक। और y की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर? तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, जो इक्वेशंस दे रखी थी उनका सॉल्यूशन क्या क्या है, x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। ठीक है। तो समझ में आया होगा एलिमिनेशन मेथड क्या है। ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड आगे देखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, कैसे इसका नाम सब्स्टिट्यूशन क्यों पड़ा, क्योंकि जो एक वैल्यू है उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड पड़ा। क्लियर? अब और क्लियरिटी कब आएगी, जब हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है। क्लियर? अब देखो ये मेथड और कैसे यूज करना है ये हमें क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चन से। तो हम अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस क्या क्या, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले क्लियर कर दिया हमने कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो देखो क्या क्या पेयर दे रखे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। क्लियर? नेक्स्ट पेयर दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं अपन को। ठीक है। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले इस इक्वेशन को फर्स्ट, इसको कर देंगे सेकंड। ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। फर्स्ट से करो सेकंड से करो, हमें क्या निकालना है, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। x की निकाल लेता हूं तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है। इक्वेशन था। क्लियर हुआ? ये कैसे आया, y को राइट हैंड साइड में भेज दिया, माइनस हो गया। ठीक है। अब कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू या फिर इनटू इक्वेशन सेकंड। ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे तो क्या है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मतलब जहां पे भी सेकंड इक्वेशन में x लिखा हुआ है वहां पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने यही किया। ठीक है। अब देखो आगे कैसे सॉल्व होगा, तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, तो y इज इक्वल टू 10/2। y की वैल्यू क्या आ गई 5। क्लियर हो गया होगा यहां तक y की वैल्यू 5 कैसे आएगी। ठीक। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन में ये y की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। यही हमें फाइंड करनी थी। सॉल्यूशन का मतलब यही तो है, जो दो वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना, हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है। ऐसे ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट मतलब ये जो फॉर्म में दे रखा है, पार्ट में दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें इक्वेशन दे रखी है s-2 इज इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है। ये हमें क्या दे रखी है, ये हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर? सबसे पहला काम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, जो इक्वेशन इजी पड़े, जिससे हम इजीली किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सके, वो इक्वेशन हमें लेनी है। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कह सकते हैं, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। इक्वेशन थर्ड। ठीक। अंडरलाइन करने की, ऐसे ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है, वो बस समझाने के लिए कर दिया मैंने। तो यहां से इस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू या फिर इनटू इक्वेशन सेकंड।
हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर। तो इस जहां पे भी एस लिखा है इस इक्वेशन में वहां ये पुट कर देंगे। तो 3 + 2 अपॉन 3 + t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया हो? अब अगला स्टेप क्या करेंगे? अगला स्टेप में हम ये करेंगे कि यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं 6। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको? तो देखो एलसीएम ले लेते हैं 6। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमेनिंग होगा, कितना 12 में चला जाएगा, कितना क्वेश्चन आएगा 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 + t प्लस, अब ये 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना 3 पे चला जाएगा तो 3t = 6। क्लियर है यहाँ से? या फिर इतना झंझट नहीं करना है तो डायरेक्ट देखो मैं दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम लिया है। ठीक है, तो इसके पास 3 तो है, 2 नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना किया। ठीक है, अब देखो 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 2t + 3t = 36। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको उस तरफ भेज देंगे तो 5t = 36 - 6, तो 5t = 30, t = 6। ये कैसे आया? देखो यहां से t से डिवाइड किया तो 6, t की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब ये t की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो s = 3 + 6 = 9। तो s की वैल्यू क्या आ गई 9, s की वैल्यू 9 आ गई, t की वैल्यू 6 आ गई। यही हमें सोल्यूशन में फाइंड आउट करनी होती है, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया होगा यहां से? हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड पार्ट हो गया इसका देखते हैं थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें। थर्ड पार्ट जो है उसका सेम ऐसा ही है, वो इजीली कर सकते हैं आप। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, पॉइंट में है, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट इजीली कर सकते हैं, सेम पैटर्न पे है, तो ट्राई करिएगा एक बार। आप नहीं हो तो फिर कमेंट कर देना, वापस करवा देंगे। 0.2x + 0.3y = 1.3। क्लियर? सेकेंड पेयर दे रखा है अपन को 0.4x + 0.4y = 2.3। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे। क्लियर होगा यहां तक? ठीक है, अब देखो ये क्या है, या तो यहां इन सभी में से पॉइंट हटा के दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो वो 10 से 10 कट के पॉइंट हट जाएगा। एक तो तरीका ये है, या फिर अपन ऐसे ही लेके चलते हैं इनको। तो देखो ऐसे ही लेके चल रहे हैं तो कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे, इक्वेशन सेकंड कह देंगे। ठीक है, अब लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं यहां से। तो देखो 0.2x = 1.3 - 0.3y। ठीक है, तो x = 1.3 - 0.3y अपॉन 0.2। क्लियर? ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन थर्ड। क्लियर हो गया होगा यहां तक? ठीक है, अब करेंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो 0.4 x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1.3 - 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y = 2.3। क्लियर? इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ये 2 से कट हो जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6 - 0.6y प्लस 0.5y = 2.3। क्लियर हो गया होगा यहां तक? ठीक, अब देखो कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ लेंगे और इनको माइनस करेंगे तो ये देखो यहां से 0.1y = 2.3 - 2.6, तो देखो यहां से -0.1y = 0.3 माइनस से माइनस का पॉइंट से पॉइंट पर y = 3। ठीक है, y की वैल्यू यहां से क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर? यहां से y की वैल्यू 3 आ गई। देखो अब नेक्स्ट लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड।
तीसरी इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, y की जगह 3 पुट कर दो अपॉन 0.2। देखो 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2, क्लियर। अब 1.3 में से 0.9 को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना रिमेनिंग बचेगा, 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटिए कितना 2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2, x क्या आ गया 2, क्लियर। तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसमें x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब एक नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन लेके चलेंगे, रूट का क्वेश्चन है, वो भी करते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई यहां तक इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहला था इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अब डायरेक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, इसको इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। तो x इज इक्वल टू माइनस √3y डिवाइड बाय √2, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। x की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ y इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब क्या करेंगे आगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड टू या फिर इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो √3 माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये एलसीएम लेते हैं √2, अब एलसीएम लिया यहाँ पे √2, तो √3y माइनस, ठीक है। अब √8 इंटू √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो √8 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। दो तो क्या बन गए, पेयर बन गए, दो का पेयर बन गया एक, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। तो इसको इस वाले को मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, इसको लिख सकते हैं 2 √2 इंटू √2, ठीक, ये 2 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 3y माइनस 4 अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। अब √2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y, ठीक है। और यहां पे y भी है, ठीक है, यहां पे देखो y है, ये y है, यहां पे भी y है, ठीक है। माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो ये देखो -9 यहां से हो जाएगा -7y इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर यहां से। तो विच मींस कि देखो यहां से y की वैल्यू चाहिए तो 7 को डिवाइड में भेजेंगे तो y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, क्लियर यहां से। y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। अब थर्ड में x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब 0 को जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट सिक्स्थ पार्ट भी लेके चलते हैं। देखो सिक्स्थ पार्ट क्या है, देखो सिक्स्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। इक्वेशन दे रखी है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये है एक इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है, क्लियर हो गई होगी यहां तक, समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। जो इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले जो तरीका अपनाना है, इसको फर्स्ट कह दो, इसको कह दो सेकंड, क्लियर। अब यहां से क्या निकालेंगे, यहां से जो अपन इतनी देर से करते आ रहे हैं,
x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगी, देखो 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 5y अपॉन 3। क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 2 यहां डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 - 2 प्लस 5y अपॉन 3, ठीक है। अब देखो यहां क्या किया अपन ने, इसमें पूरे ब्रैकेट में 3 ले लिया एलसीएम, ठीक है। तो 3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 एलसीएम लिया, ये -6 प्लस 5y। क्लियर हो गई ये स्टेप। ये एलसीएम लेते क्या हुआ, जिसके पास 3 था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये काम किया। और इक्वल टू में क्या है 3x अपॉन 2 ना, 2 तो हट गया 2 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या होगा, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 3, ठीक। अब 3 को भी यहां से हटा के यहां भेज देंगे तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। तो ये आ गई x की वैल्यू। क्लियर, तो x की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर दी, ये x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को यहां पे रख लेते हैं, -12 प्लस 10y अपॉन 9 इज इक्वल टू x, ये इक्वेशन 3, ठीक है। मैं ये पूरी रख कर रहा हूं कि मैंने समझा दिया आपको। इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास। अब अगली स्टेप क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो -12 प्लस 10y अपॉन 9, ठीक है, इंटू 3। अब ये तो क्लियर होगा ना कि ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो ये और यहाँ पे फ्रैक्शन यहाँ पुट करेंगे तो ये 9 डिनोमिनेटर में ही जाता है, ठीक है, प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस 10y अपॉन 27 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। क्लियर। अब देखो यहां से एलसीएम लेंगे तो 27 इंटू 2 54, ठीक है। अब 27 को 54 को 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा क्वेश्चन। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 24 प्लस 20 प्लस, अब यहाँ पे 2 से 54 को डिवाइड करेंगे 27 आएगा, या फिर जो मैंने तरीका बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो एलसीएम आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि इसके डिवाइड में 2 नहीं है तो इसलिए 2 को इसके डिवाइड में 27 नहीं है इसलिए इसको 27 से 27y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपके, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो -24 प्लस 47y अपॉन 54 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। क्लियर हो गया होगा यहां से यहां तक आपको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 54 को यहां से डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब जो 6 है उससे डिवाइड करेंगे 54 को, तो 6 9 जा 54। क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है। और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा 117, तो 117 इधर है 24 प्लस 47y। क्लियर। अब 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। क्लियर। यहाँ पे माइनस में था, राइट हैंड साइड में जाके प्लस में हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 141। 47y इज इक्वल टू 141, तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। अब 47 से 141 को डिवाइड करेंगे तो कितना 3 पे चला जाएगा, 47 3 जा 141, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 3 आ गई, ये आ गई y की वैल्यू। क्लियर। यहां तक की चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब ये जो y की वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तीसरी इक्वेशन में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू x, तो -12 प्लस 30 अपॉन 9 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब 30 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा 18, 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 2, 9 2 18, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो इस दो जो पेयर ऑफ इक्वेशंस थे इनका भी हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें
क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, वो वाला क्वेश्चन हम करेंगे। यहां तक की चीजें आपको क्लियर होगी कैसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, कैसे हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11। ठीक है, एंड नेक्स्ट दे रखिए क्वेश्चन 2x minus 4y is equal to minus 24। ठीक है, सॉल्व द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम विच, फॉर विच m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फॉर विच किसके लिए फाइंड आउट करनी है, y is equal to mx plus 3, इसके लिए। इसमें जो ये m है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें कहीं कुछ नहीं बोल रखा कि सॉल्व करना है क्या, हमें बस डायरेक्ट बोल रखा कि m की वैल्यू फाइंड करके बताओ इसमें। ठीक है, तो हमें देखो खुद को सोचना है कैसे कि m की वैल्यू तब फाइंड करेंगे जब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू पता चल जाए। अगर वो x और y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे इस इक्वेशन में तो हम m की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दो इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इस इक्वेशन को फर्स्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन को सेकंड कर देते हैं। इतनी चीजें अब तक क्लियर हो चुकी होगी। डायरेक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x is equal to x minus 3y, तो x is equal to 11 minus 3y upon 2। ये क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन थर्ड नंबरिंग कर दो। ठीक है, क्लियर है यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 into 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equal to minus 24। 2 से 2 कैंसिल, तो 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24। ठीक है, तो minus 7y is equal to minus 24 minus 11। क्लियर, तो minus 7y is equal to minus 35, minus to minus कैंसिल, तो y is equal to 35 upon 7, 5। क्लियर, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब ये y की वैल्यू ये इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x is equal to 11 minus 3 into 5 upon 2, तो 11 minus 15 upon 2। ठीक है, तो minus 4 upon 2, तो minus 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यहां तक क्लियर होगी आपको चीजें। अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप बचा है, क्या लास्ट स्टेप बचा है, देखो मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, ये हटा दिया मैंने, खाली ये दो वैल्यू रख ली जो हमने फाइंड आउट करी है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। ठीक है, अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन क्या है, y is equal to mx plus 3। ठीक, यहां पे रखेंगे तो y क्या है, 5 is equal to mx क्या है, -2 plus 3, तो 5 is equal to -2m plus 3। क्लियर यहाँ पे, अब ये 3 यहाँ पे प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो 5 minus 3 is equal to -2m। क्लियर है यहाँ तक, तो 2 is equal to -2m। ठीक है, तो m is equal to 2 upon -2, तो m is equal to -1। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, m की वैल्यू कितनी आ गई, -1, वो हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर दी। क्लियर हो गई होगी ये क्वेश्चन भी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इन्हीं क्वेश्चन का, उन पे चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है यहां तक, अभी तक ये आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए वीडियो को और लाइक करो अभी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन थर्ड है, from the pair of the linear equation for the following problems and find their solutions by substitution method। ठीक है, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस, हमें सबसे पहले तो जो लैंग्वेज में क्वेश्चंस दे रखे हैं उनसे इक्वेशन की फ्रेमिंग करनी है। उसके बाद फ्रेमिंग होने के बाद उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसीलिए मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम से कैसे लीनियर इक्वेशन फ्रेम करनी है वो मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, और वही चीज यहां पे यूज करेंगे। तो आइए, फर्स्ट इसमें है दे रखा है, देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। ठीक है, क्या है,
हमें दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है। ठीक है, दोनों नंबर के बीच का। और नेक्स्ट हमें कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है दोनों नंबर को। ठीक है, तो देखो लेट वन नंबर बी एक्स। मान लो उनमें से एक नंबर क्या है? एक्स है। सो या फिर देन अदर नंबर विल बी वाई। ठीक है, एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है? वाई हो सकता है। ठीक है, तो देखो हमें दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स इज डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 22। मतलब x में से y को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना है? 26। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या है कि x जो नंबर है वो बड़ा है किससे? y से। ठीक है, क्लियर? इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आई इक्वेशन क्या है? लेट वन नंबर बी x सो द अदर नंबर विल बी y। x में से y को माइनस करा, उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है 26। मतलब क्या है? डिफरेंस कैसे निकालते हैं? एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है। तो वही किया हमने, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया, 26 आ गया, 26। क्लियर हो गया यहां तक? सेकंड चीज हमें इसी में दे रखी है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। ठीक है, अब x तो पहले ही बड़ा नंबर है, इसका 3 गुना कर देंगे तो y से तो ज्यादा चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो y का 3 गुना है। क्लियर? क्योंकि y क्या? छोटा नंबर, छोटे का 3 गुना करेंगे तो बड़े वाले नंबर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट? तो ये क्या है? सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन फ्रेम हो गई। डायरेक्ट यहां से अपन को x की वैल्यू पता चल रही है इस इक्वेशन से, तो डायरेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन से डायरेक्ट x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई y की वैल्यू। क्लियर हो गई होगी यहां तक चीजें? और y की वैल्यू 13 आ गई तो ये y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें अगर इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 39। क्लियर हो गया होगा यहां तक? x की वैल्यू आ गई 39, y की वैल्यू आ गई 13। हमें यही तो फाइंड करना था, दोनों नंबर। तो एक नंबर है 39, दूसरा नंबर है 13, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 26 आ रहा है। सही है बिल्कुल। और 13 का 3 टाइम्स कितना है? 39 है। कंडीशन सेटिस्फाई। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड जो पार्ट है इसका वो क्या कह रहा है? तो देखो सेकंड पार्ट है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो बेसिक एंगल का पता होना चाहिए। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? वो एंगल जो कितना हो? 180 डिग्री का। यहां पे दो एंगल दे रखे हैं, मतलब क्या है कि सप्लीमेंट्री तब बनेंगे वो एंगल जब उन दोनों एंगल का सम कितना हो? 180 डिग्री हो। ठीक है, तो देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो लार्जर बड़ा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री तब होंगे जब दोनों का सम 180 हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट में कह रहा है कि लार्जर जो एंगल है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर को कितना? 18 डिग्री से। मतलब बड़े वाला जो एंगल है उसमें से छोटे वाला एंगल माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 18 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर हो गया होगा? तो ये चीजें आप देखो यहां पे लिखेंगे। लेट लार्जर एंगल बी एक्स। मान लो लार्जर एंगल एक्स है एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है, लार्जर एंगल एक्स है तो स्मॉलर एंगल हो गया वाई। ठीक है, अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमने अपने आप से फ्रेम कर दी क्योंकि इसमें मेंशन है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में अगर हम क्वेश्चन को पढ़ के करेंगे तो 18 डिग्री इस वाले से एक इक्वेशन फ्रेम हो गई तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
लेकिन हमें इतनी समझ रखनी होगी अपने आप से कि सप्लीमेंट्री का राइट एंगल का ऐसे बात कर दे तो हमें पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री कहते हैं कि जो सम है वो 180 डिग्री होगा, तो वहां से हमने एक इक्वेशन ये फ्रेम कर दी। क्लियर। सेकंड जो हमें इसने कह रखा है, क्या कह रखा है, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है उसको। ठीक है, अब ज्यादा हम कैसे निकालते हैं, कोई किससे कितना ज्यादा है, कैसे निकालते हैं कि असल में उसकी वैल्यू कितनी है, कितना ज्यादा है, उसमें से जिससे निकालनी है ज्यादा उसको माइनस कर देंगे तो जितना ज्यादा है उतना आ जाएगा। क्लियर कंसेप्ट। ठीक है, दो इक्वेशन हमने फ्रेम कर दी। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड लेके चलना है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ y, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस y। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। क्लियर हो गया होगा यहां तक कंसेप्ट। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड, नेक्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट, मैं सेकंड में रख देंगे, फर्स्ट से तो निकाल लिया अपन ने, सेकंड में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, अब जहां पे भी सेकंड इक्वेशन में x दिख रहा है वहां पे ये वाली फोटो रख दो, ये वाली शक्ल रख दो। ठीक है, तो ये वाली रखेंगे तो 180 माइनस y इज इक्वल टू 18। क्लियर हो गया होगा यहां तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये माइनस 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 2y। ठीक है, और 18 ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, माइनस 180। यहां तक क्लियर हो गया होगा। 180 में से आप माइनस करोगे 18 को तो कितना आ जाएगा 162, लेकिन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 180 क्या है, माइनस का है, बड़े वाला आएगा। क्लियर, यहां से माइनस टू माइनस कट, तो y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 81। y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 81 आ चुकी है। क्लियर हो गया होगा। अब ये जो y की वैल्यू है ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो x इज इक्वल टू 180 माइनस 81। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 99। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99। तो देखो हैंस द एंगल्स आर 81 एंड 99। क्लियर हो गया, लार्जर एंगल 99 है, स्मॉलर एंगल 81 है। क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया हो, क्वेश्चन बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आ गया हो। क्लियर है यहां तक। अब इसी के थर्ड पार्ट पे चलेंगे, इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, वापस से इक्वेशंस दे रखी होगी, इसी के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो क्या दे रखा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। 3800 रुपए में एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले बैट लिए और 6 गेंदे बॉल ले ली। ठीक है, लेटर थोड़ी सी बाद में, कुछ दिनों बाद या बाद में उसने क्या किया, 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹100 या फिर 1750 या 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने पहले 7 बल्ले 7 बैट और 6 बॉल कितने रुपए में ली, 3800 रुपए में, 3800 रुपीज में ले ली। बाद में क्या किया उसने, थोड़े दिनों बाद 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपए में ले ली। तो बताओ एक बल्ले और एक गेंद की कीमत कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, या फिर 1 बैट लिख लेना या अ बैट लिख लेना, BX एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल BY। ठीक है, एक बैट की कॉस्ट x है तो एक बॉल की कॉस्ट y आ गई। ठीक है, पहले के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन सबसे पहले हमें कह रहा है कि 7 बैट प्लस 6 बॉल विल कॉस्ट ₹3800। 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए की कीमत बना रही है, जबकि 3 बल्ले 3 बैट प्लस 5 बॉल विल मेक 1750 रुपीज, जबकि 3 बल्ले 5 गेंदे 1750 रुपए बना रहे हैं टोटल पैसे। ठीक है, तो हमें एक बल्ले और एक गेंद की कीमत निकालनी है, तो डायरेक्ट लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से बहुत देर से x और y की वैल्यू निकालें, इस बार सेकंड से निकाल के देखते हैं। ठीक है,
कोई चेंज आता है कि नहीं आता, कि जो हम कर रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब ये है करने का मतलब कि जो इजी लगे आपको, जिससे हम इजीली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, वो वाली इक्वेशन पिक करके उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू, या फिर एक्स की निकाल लो या वाई की निकाल लो। ठीक है, आपकी इच्छा हो जो निकाल लो। ठीक है, तो यहां से भी एक्स की निकाल लेते हैं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। क्लियर, तो x इज इक्वल टू 750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गई होगी। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर आ गई है थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। तो लिखो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। ठीक है, अब देखो इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और 3 को इधर मल्टीप्लाई के लिए भेज देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, तो 52, 5 7 जा 7 और 5 12। ठीक है, ये यहां तक आ गया समझ में। उसके बाद 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। समझ में आ गया होगा। अब 3 को लेंगे एलसीएम लेंगे तो देखो 11250 माइनस 35y प्लस 18y। अब देखो 3 को एलसीएम क्यों ले रहे हैं इनमें, 3 को एलसीएम इसलिए ले रहे हैं कि 3 को हम डायरेक्ट यहां से डिनोमिनेटर से हटा के वहां पर भेज दें राइट हैंड साइड में। अब कब भेज सकते हैं, जब इन सभी के नीचे 3 हो, तब यहां से उसको हटाकर वहां भेज सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। इसीलिए हमने एलसीएम ले लिया। ये इज इक्वल टू हो गया 3800। ठीक, और यहां से देखो 50 माइनस 18 में से 35 माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 17 माइनस 17y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3। ठीक है, यहां तक हो गया होगा क्लियर आपको। अब देखो माइनस 17y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और यहां से इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 12250। क्लियर हो गया होगी इतनी चीजें आपको, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 17y इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 5। ठीक है, इसके बाद देखो 12 में से 4 माइनस करेंगे 8। ठीक है, ये आ गया 850 और ये आएगा माइनस, क्योंकि देखो ये माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 70। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब 17 5 जा कितना होता है 85, 17 5 जा 85। ठीक है, 17 5 जा 85, तो ये 50 बच जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। क्लियर हो गया होगा यहां से y की वैल्यू 50 कैसे फाइंड आउट करें। क्लियर हो गया यहां तक, किसी को कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं होगी y की वैल्यू फाइंड आउट करके। अब नेक्स्ट चलते हैं, y की वैल्यू जो फाइंड आउट करी है उस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन, इसको सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल देते हैं। 50 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3, तो देखो 750 माइनस 250 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 500 अपॉन 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 500। x की वैल्यू क्या आ गई 500। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 500, y की वैल्यू कितनी आ गई 50। आया समझ में। तो x क्या माना था हमने, बैट की कॉस्ट, तो बैट की कॉस्ट आ गई 500 रुपीज। y क्या माना था, बॉल की कॉस्ट आ गई 50 रुपीज। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, उस पे चलते हैं। अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है। अब आपको मैं ऐसा समझता हूं कि आप इतनी क्लैरिटी तो आ गई होगी, इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इक्वेशन फ्रेमिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए 6th क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी
कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। एक टैक्सी जो है, क्वेश्चन जो है टैक्सी से रिलेटेड है। टैक्सी जो एक सिटी में इधर से उधर जो ले जाने के लिए टैक्सी जो होती है उनके से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर, ठीक है। क्या किया, एक टैक्सी एक तो फिक्स्ड चार्ज लेती है, उसके अलावा जो पर किलोमीटर है वो चार्ज अलग से लेती है, और वो चार्ज कितने किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का लिया तो उसने चार्ज के रूप में पेड किया टैक्सी ड्राइवर को 105 रुपीज, ठीक है। और ऐसे ही अगर उसने 15 किलोमीटर की जर्नी करी तो उसने पेड किया 155। व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। इसमें दो पार्ट हो गए। सबसे पहले तो हमें फिक्स्ड चार्ज पर किलोमीटर चार्ज निकालना पड़ेगा, उसके बाद 25 किलोमीटर अगर वो सेम टैक्सी से जाए तो कितना चार्ज देना पड़ेगा वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट करो, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, जो फिक्स्ड चार्ज वो टैक्सी चार्ज करती है वो कितना है एक्स, ठीक है। और चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, ठीक है। एक तो फिक्स्ड चार्ज तो ये होता है मतलब कि वो तो लेना ही लेना है, वो तो आप टैक्सी में बैठे हैं वो तो लेना है। और पर किलोमीटर चार्ज का मतलब है कि जितना किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी टैक्सी में उसका कितना कितना पर किलोमीटर चार्ज है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट दे रखा है कि डिस्टेंस का वर्ड है 10 किलोमीटर, तो चार्ज है 105, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और डिस्टेंस कवर है 10 किलोमीटर, ठीक। डिस्टेंस कवर करी कितनी 10 किलोमीटर, तो चार्ज हुआ 105 रुपीज का। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सेकंड बार में डिस्टेंस ट्रेवल करी 15 किलोमीटर, तो चार्ज हो गया 155 का। इस सेकंड इक्वेशन समझ में आ गई होगी। एक्स क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, वो तो लगेगा ही लगेगा। 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रेवल करी और पर किलोमीटर का चार्ज वाई है तो टोटल हो गया फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज, 10 किलोमीटर का चार्ज ये, 15 किलोमीटर का चार्ज ये। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। इक्वेशन थर्ड, अब इस इक्वेशन इस जो वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इनटू सेकंड, ठीक है। तो x की जगह पुट करेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। ये माइनस प्लस, तो देखो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया, 10 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करती है। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, फिक्स्ड चार्ज भी नहीं निकला अभी तो अपना। देखो, तो फिक्स्ड चार्ज निकालने के लिए सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो पर जो फिक्स्ड चार्ज है वो है 5 रुपीज, पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपीज, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो क्वेश्चन में हमें पूछा है, क्या पूछा है कि 25 किलोमीटर अगर उसको जाना है, 25 किलोमीटर उसको जाना है तो कितना चार्ज लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। हाँ, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो देखो चार्जेस में दो चीजें इंक्लूड होगी, क्या, एक तो फिक्स चार्ज कितना है 5, ठीक है। उसके अलावा पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपीज, और कितना किलोमीटर ट्रेवल करना है उसको 25, तो देखो 5 प्लस 250, ठीक है, इज इक्वल टू 255 रुपीज। क्लियर हो गया यहां तक। 25 किलोमीटर जाने में उसको 255 रुपीज जो है वो देने पड़ेंगे। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वो फिफ्थ पार्ट पे। इस क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है, नहीं फिफ्थ पार्ट तो शायद यही था ना फिफ्थ पार्ट पे चलेंगे, ये फोर्थ पार्ट था। A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है।
तो देखो क्या बोल रहा है ये कि कोई फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11, और अगर 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। ठीक है, तो देखो लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। मानो कोई फ्रैक्शन जो है वो x अपॉन y है। x क्या है? न्यूमरेटर है, y क्या है? डिनोमिनेटर है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो अगर 2 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 9/11। फर्स्ट हो गया ये। ठीक है, और नेक्स्ट हमें दे रखा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 को दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया होगा यहां तक? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ी सी इन इक्वेशन को क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए आगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x + 2 = 9y + 2। ठीक है, तो 11x + 22 = 9y + 18। ठीक है, अब ये क्या है? जो टर्म्स है वेरिएबल्स के साथ उनको एक तरफ ले लेंगे तो 11x - 9y = 18 - 22। तो देखो 11x - 9y इसमें से 18 में से 22 माइनस करेंगे -4 आएगा, क्योंकि 22 माइनस साइन का है तो ये आता है। क्लियर हो गया? इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देंगे। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3 ब्रैकेट के बाहर 6 = 5y + 3। क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x + 6 3 18 = 5y + 15। तो 6x - 5y = 15 - 18। तो 6x - 5y = -3। ये क्या होगा? इक्वेशन 4। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, इन्हीं इक्वेशन से इनको सॉल्व करके ये 2 इक्वेशन और बना ली। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं -4 एंड 6x - 5y = -3। ठीक है, ये थी थर्ड इक्वेशन, ये थी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इनको रब कर रहा हूं यहां से, इनको भी हटा देता हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया हो। अब डायरेक्ट वो जो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको लगाते हैं फ्रॉम इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन ले? यहां से सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। चलो फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो, थर्ड ले। ये तो फर्स्ट सेकंड था, नहीं थर्ड इक्वेशन है ना। फर्स्ट सेकंड तो अपन ने बेसिक मानी, थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे अपन। क्लियर हो गया यहां से? तो देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 11x = -4 + 9y। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x = -4 + 9y / 11। ये x की वैल्यू निकल गई। ठीक, अब ये जो x की वैल्यू निकली है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 - 4 + 9y / 11 -5y = -3। ठीक, तो 6 4 = 24 -24 + 9 6 = 54y / 11 -5y = -3। अब इसको एलसीएम लेंगे 11 को तो देखो -24 + 54y -55y / 11 = -3। ठीक, अब देखो -24 -y, देखो 54y में से 55y माइनस करेंगे तो -y बचेगा रिमेनिंग अपॉन 11 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो -33 हो जाएगा। तो देखो -y = -33 + 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो -y ठीक है, अब यहां से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, माइनस का 9 तो ये हो जाएगा -9 माइनस से माइनस कैंसिल, y = 9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक है, अब ये y की वैल्यू क्या करेंगे अपन? यहां से 9 आई ना y की वैल्यू, ये इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी तो x लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको फिफ्थ इक्वेशन, इन इक्वेशन फिफ्थ, तो y = -4 + 9 × 9 / 11। ठीक है, तो -4 + 9 9 जा 81 / 11। ठीक, अब देखो 81 में से 4 माइनस करेंगे 77 आ जाएगा तो 77 / 11 = 7। तो देखो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9। तो देखो जो फ्रैक्शन थी वो क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो
7/9, जो फ्रैक्शन है वो क्या है 7/9 है। हमें यही फाइंड आउट करना था, हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट कर दिए। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन में, इसी एक्सरसाइज का सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो अब क्या है सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, ऐसे कंटिन्यू करते चलोगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो को भी जाके देखें। तो देखो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son, ठीक है। 5 year hence मतलब आज से 5 साल के बाद जैकोब की एज उसके बेटे से 3 गुना होगी, ठीक है, 3 टाइम्स होगी। 5 years ago, 5 साल पहले एजेस वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की जो एज थी वो 7 गुना थी उसके पुत्र की उम्र से, ठीक है। तो फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एज, उनकी फिलहाल की उम्र, अभी की उम्र निकालनी है, ठीक है। तो देखो लेट एज ऑफ जैकोब बी एक्स। जैकोब की एज क्या है, एक्स है, एंड हिज सन एज बी वाई, ठीक है। जैकोब की उम्र अगर एक्स है तो उसके पुत्र की उम्र क्या होगी, वाई। लेट कर ली, क्लियर हो गया यहां तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 year hence, तो दोनों की उम्र में 5 साल जुड़ जाएंगे आज से 5 साल के बाद, ठीक है। क्या बोल रहा है, जैकोब एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की उम्र उसकी पुत्र की उम्र से 3 गुना होगी, ठीक है। तो जैकोब की उम्र तो पहले ही उसके पुत्र ज्यादा है, ठीक है। दोनों को इक्वल करने के लिए अगर उसको पुत्र को 3 और दे दे तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। कैसे, देखो 5 साल के बाद जैकोब की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 3 गुना होगी, ठीक है। Hence 5 years the age of Jacob will be 3 times that of his son। उसकी सन से 3 गुना ज्यादा होगी जैकोब की उम्र, ठीक है। अगर यहां दे देंगे, ठीक है, तो 3 टाइम्स पहले ही ज्यादा है और 3 टाइम्स और 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो इक्वल नहीं रख सकते हैं। तो इक्वल बनाने के लिए अगर उसके बेटे की उम्र को 3 गुना 3 टाइम्स कर दे तो वो जैकोब की एज आ जाएगी, क्लियर यहां से। तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या दे रखा हमें, सेकंड इसी में दे रखा, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 15, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इसको सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब दे रखा है 5 year ago, अब 5 साल पहले दोनों की उम्र क्या होगी, जितनी अभी उम्र उससे 5 साल कम होगी। 5 year ago जैकोब एज विल बी 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की जो एज है वो उसके बेटे की एज से 7 गुना है, तो मतलब उसके बेटे की एज को 7 गुना कर देंगे तो जैकोब की एज के बराबर आ जाएगी। ये यहां से कर लिया, तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक। ये एक और इक्वेशन आगे, इसको भी यहां लिख लेंगे। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये इक्वेशन कर लो इसको थर्ड इक्वेशन, ठीक। क्लियर होगी यहां तक सारी चीजें। अब जो अपन अपना मेथड लगाते आ रहे हैं, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले इक्वेशन लेंगे, ये वाली इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन वैल्यू पुट कर देंगे। तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो 10 माइनस, अब 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y इज इक्वल टू 40/4 इज इक्वल टू 10। तो जो उसके बेटे की एज है अभी प्रेजेंट वो कितनी आ गई, 10 years। क्लियर हो गया, ये आ गई 10 years। अब ये सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। अभी जो y की वैल्यू आई है फोर्थ में पुट करेंगे तो जैकोब की एज आ जाएगी x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10। तो देखो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40 years। तो देखो जैकोब की परसेंटेज हो गई 40 years, उसके बेटे की परसेंटेज हो गई 10 years। पूरी कंडीशन से इजीली सॉल्व करके निकाल दिया, क्लियर। तो यहां से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड
के बारे में पूरा आइडिया लग गया होगा, ढंग से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन क्लियर करें, वर्ड प्रॉब्लम भी कैसे इक्वेशन फ्रेमिंग करनी वो समझ में आ गया, फिर भी कोई दिक्कत रह गई तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा। जो भी नए व्यूअर आते हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम पे और भी अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।